लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम्स इन एक्सपर्ट सिस्टम शुरू कर दिया था, ठीक है। इन शॉर्ट हमने पढ़ा था कि जो क्रेडिट रिस्क है वो क्या होता है कि जो बैंक जो बोरोवर्स को जो पैसे देता है, क्रेडिट देता है, लोन, तो वो लोग उसको वापस नहीं करें या बिल्कुल वापस ना करें या टाइम पे अपनी किस्तें ना दें। जो इंस्टॉलमेंट्स है वो भी और प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसकी रीपेमेंट के लिहाज से जो रिस्क होता है दैट इज क्रेडिट रिस्क। तो उस रिस्क को कम करने के लिए बैंक कुछ सिस्टम यूज करते हैं जिससे वो ये पता लगाते हैं कि किसको लोन देना चाहिए किसको नहीं, मतलब कौन से लोग हैं जिनका चांस कम है कि वो डिफॉल्ट करेंगे, डिफॉल्ट मतलब पेमेंट ना करना ना, और कितने लोग हैं जिनका चांस ज्यादा है, तो फिर उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जिनका चांस कम हो। तो ये एवेलुएट करने के लिए 3 किस्म की चीजें हमने देखी थी। एक एक्सपर्ट सिस्टम था, एक न्यूरल नेटवर्क्स था और एक क्रेडिट स्कोरिंग था। तो पहला हम एक्सपर्ट सिस्टम पढ़े थे जिसमें 5 C's होते हैं: कैरेक्टर, कैपिटल, कैपेसिटी, कोलैटरल एंड साइकिल कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंसी उसमें नहीं होती क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है, जो बंदा क्रेडिट ऑफिसर होता है, तो वो किस क्राइटेरिया की बेसिस पे एक बंदे को लोन देता है और दूसरे को नहीं देता, कितने फैक्टर्स को कितना वेटेज देता है, क्या वो सबके मामले में एक ही क्राइटेरिया अप्लाई करता है या नहीं, सो इस चीज का नहीं पता होता, ठीक है। दूसरी बात है कि कंसिस्टेंसी इसलिए भी नहीं होती कि ह्यूमन है ना, ह्यूमन जजमेंट है, सो ह्यूमन जजमेंट किसी वक्त पे कैसी होती है किसी वक्त पे कैसी होती है, इस वजह से कंसिस्टेंसी नहीं होती। दूसरा सब्जेक्टिविटी था कि मतलब इट्स इट्स समथिंग व्हिच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मेरे नजदीक जो इम्पोर्टेंस है, मे बी वो 5 C's में से कैरेक्टर की ज्यादा हो। एक दूसरा लोन ऑफिसर है विद इन सेम बैंक, उसके नजदीक जो है वो कैपेसिटी की इम्पोर्टेंस ज्यादा हो। तो मतलब हर एक अपनी नजरिए से एवेलुएट करता है अपनी स्टैंडर्ड के लिहाज से, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होता है जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे दुनिया जो है वो स्फेयर है और इतने सियारे हैं और ये फैक्ट्स होते हैं, दिस इज ऑब्जेक्टिव थिंग्स। सब्जेक्टिविटी क्या होती है कि जो ओपिनियंस होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मेरा एक होगा ओपिनियन, आपका एक होगा, एक का तीसरा होगा, तो सब्जेक्टिविटी का इशू होता है। फिर क्या होता है कि क्वाइट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कैन बी अप्लाइड बाय क्रेडिट ऑफिसर्स विद इन एनी गिवन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सिमिलर टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, ठीक है। तो कहते हैं इसमें ये प्रॉब्लम भी होता है कि हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इफ आई एम अ लोन ऑफिसर इन अ बैंक, किसी भी बैंक में, ठीक है, तो मेरे पास एक बोरोवर आएगा जो कि हाउस होल्ड है, ठीक है, नॉट बिजनेस, उस पर मैं डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई करूंगी। दूसरा बताएगा वो भी हाउस होल्ड कस्टमर होगा, उस पर मैं दूसरा करूंगी। क्यों करूंगी, मे बी मुझे याद नहीं है कि पिछले वाली एप्लीकेशन में मैंने क्या पॉइंट देखा था, या मे बी मैं लोगों को हुलिये की बेसिस पे जज करती हूँ, या मे बी मैं लोगों की कोई आए अच्छे हुलिये में 2 जुमले अंग्रेजी के बोले, मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ तो मैं उसके साथ नरमी करती हूँ, ठीक है। सो मैं ये काम कर सकती हूँ बिकॉज आई एम अ ह्यूमन। This disparity in ability across expert has disparity मतलब कमी, difference. This disparity in ability across experts has led to the development of computerized expert systems such as artificial neural networks that attempt to incorporate the knowledge of the best human experts. तो कहते हैं ये ह्यूमन एरर की वजह से इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम डेवलप किया विच इज कंप्यूटराइज, जिसमें एरर का चांस कम है और जिसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है। अच्छा, उसमें भी ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी नॉलेज का फायदा उठाया जाता है क्योंकि जाहिर बात है न्यूरल नेटवर्क के पीछे प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामिंग कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, बट एटलीस्ट वो ऑब्जेक्टिव होता है कंप्यूटराइज, वो हर एक पे एक ही तरह का क्राइटेरिया अप्लाई करता है, जो उसके अंदर फीडिंग हुई होती है, जो पहले से उसके अंदर कंडीशंस लगी होती है, वो सब पे अप्लाई करता है। तो ये मसला कंसिस्टेंसी का, सब्जेक्टिविटी का, ये कंप्यूटराइज चीजों में नहीं होता। अब सेकंड तरीका, जैसे अभी हमने बात की आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सो न्यूरल नेटवर्क्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 3 आर्किटेक्चरल फीचर्स। इसमें 3 चीजें होती हैं, एक इनपुट होता है, एक वेट्स होते हैं, एक हिडन यूनिट्स होते हैं। इनपुट्स क्या होता है, इनपुट्स डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो आप उसमें डालते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की इनकम, किसी बंदे का पास्ट रिकॉर्ड, जॉब की कंसिस्टेंसी, ये आप उसमें इनपुट्स डालते हैं। फिर आप उन चीज़ों को वेट असाइन करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग या कोडिंग के, जॉब को इतना वेट देंगे, इनकम को इतना देंगे, कंसिस्टेंसी को इतना देंगे, ठीक है, तो आप वेट्स असाइन करते हैं। फिर उसके अंदर कुछ हिडन यूनिट्स होते हैं। हिडन यूनिट्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियंस होते हैं, इस तरह की चीजें कि एक्सपर्ट्स के नजदीक कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है। तो ये इनपुट्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय वेट्स और साथ जो है हिडन यूनिट्स।
उसको ये मिला के आउटपुट देते हैं। वो आउटपुट क्या होता है कि इस बंदे का इतना % चांस ऑफ डिफॉल्ट है, इस बंदे का इतना % चांस ऑफ डिफॉल्ट है, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर जिसका कम चांस होता है उसको लोन देते हैं, जिसका ज्यादा होता है उसको नहीं देते। सो द एन या इनपुट्स, इनपुट्स आपके x1 x2 मतलब आप चाहे 10 इनपुट्स डालें, आप चाहे 20 इनपुट्स डालें, कोई पाबंदी नहीं है। रिप्रेजेंट द डेटा रिसीव्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी फाइनेंशियल रेशियोज फॉर द बैंक्रप्सी प्रेडिक्शन। अगर आप किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो उसके लिए आपने अलग क्राइटेरिया रखा होगा कि इस कंपनी की डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज देखो, जैसे इसकी क्विक रेशियो देखो, इसकी कंपनी की एसेट टर्नओवर रेशियो देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये चीजें चेक करो, ठीक है। और हाउस होल्ड के लिए आपने डिफरेंट क्राइटेरिया रखा होगा, मतलब अगर एक अदर देन कंपनी कोई कस्टमर आए तो उसकी क्या क्या चीजें देखनी है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी इनपुट डालो। Each piece of information is assigned a weight that designates its relative importance to each hidden unit. तो फिर आप इन सारे फैक्टर्स को वेट असाइन करते हो, किसी का ज्यादा वेट होता है, किसी का कम वेटेज होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इम्पोर्टेंस। अब देखो इनपुट्स है, फिर उनको वेट्स असाइन किए हैं, फिर एक हिडन लेयर होती है, और क्या आता है, आउटपुट आता है। These weights are learned by the network over the course of training. अच्छा, आप अपने नेटवर्क्स को कैसे ट्रेन करते हो? पहले आप जो है उसमें आप पहले क्या करते हो, आप उसमें इनपुट्स डाल देते हो, आप उनको एक किस्म के वेट्स असाइन करते हो। जब उनसे आउटपुट्स आते हैं तो आप देखते हो कि हम लोगों ने जो आउटपुट्स इनकी बेसिस पे जो लोगों को लोन दिए थे वो कितने कामयाब रहे हैं, क्या जो हमें सिस्टम ने कहा इसको लोन दो और इसे ना दो वो कामयाब रहा है या नहीं, सिस्टम ने सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं किया। अगर सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं किया तो आप वेट्स चेंज कर सकते हो, आप कहते हो चलो आप इस फैक्टर को ज्यादा वेटेज देकर देखते हैं आप क्या आउटपुट आता है, चलो इसको ज्यादा, तो वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे भी आप सिस्टम में चेंजेस लाते रहते हो, ठीक है। और एक वक्त आता है कि सिस्टम जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट आउटपुट देता है, एंड में वो ट्यून हो जाता है, तो फिर आप उसको एक ही किस्म का बस वो फिक्स कर देते हो फॉर्मूला, बस फिर वही अप्लाई होता है, ठीक है। For example, by observing the financial characteristics of many bankrupt firms, the training process, each hidden unit computes the weighted sum of all inputs and transmits the result to other hidden units. जब हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जितनी भी फर्म्स है जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है, आप उनका डाटा उठाते हो, आप उनकी सारी रेशियो सिस्टम में डालते हो, आप फिर देखते हो सिस्टम की इन सारी फर्म्स जो कि बैंकरप्ट हुई है उनमें क्या क्या कॉमन फैक्टर्स थे, तो वो कॉमन फैक्टर्स निकाल लेता है आपका सिस्टम, ये न्यूरल नेटवर्क, और उसको हिडन फैक्टर्स में वो डाटा डाल देता है या हिडन यूनिट्स में डाल देता है। तो जब आप इनपुट्स डालते हो तो वो कहता है कि अच्छा जितनी भी बैंकरप्ट फर्म्स थी फॉर एग्जांपल उसकी करंट रेशियो बहुत कम थी, करंट रेशियो जो कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का होता है ना, कि अच्छा जो फर्म्स बैंकरप्ट हुई थी उनकी करंट रेशियोज बहुत कम थी, अब जिस फर्म ने अप्लाई किया है उसकी करंट रेशियो कितनी है, क्या बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये नेटवर्क पे ट्रेन हो जाता है। In parallel, the other hidden units are waiting their inputs so as to transmit their signal to all other connected hidden units. तो ये आपको कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने जो डायग्राम बनाई इसमें जिसमें y1 और y2 है, तो कहते हैं एक y1 होता है वो अपने इनपुट्स जो है वो देख रहा होता है इन पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे, जो फर्म्स ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है तो वो उनका डाटा लेके जो है वो बना रहा होता है क्या कहते हैं इनपुट्स और वेट्स वगैरह, और जो y2 है वो असली डाटा लेकर जो फर्म्स अभी बैंकरप्ट नहीं हुई है वो लेके डाटा बना रहा होता है, फिर ये कंबाइन करके एंड में आउटपुट देते हैं। आपको उसकी इतनी समझ आनी चाहिए कि व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क्स या इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नॉट कि आपने कोई बैठ के इनके टेक्निकल डिटेल्स में जाने, बिकॉज दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ आवर कोर्स, ठीक है। अच्छा, receipt of the signal from other hidden units further transforms the output from each node and the system continues to iterate until all the information is incorporated. Iterate मतलब है repetition। तो ये जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा है कि पिछली कंपनीज का डाटा लेते हैं और इनपुट लेते हैं और ये इटरेट होता रहता है जब तक कि आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस और बार बार आप चेंजेस करते हो, जब नई इन्फॉर्मेशन आती है आप उसको अपडेट करते हो, फिर नई इन्फॉर्मेशन फिर अपडेट करते हो, इसी तरह से एंड में आपका नेटवर्क परफेक्टली ट्रेन हो जाता है और जितने भी फैक्टर्स हैं वो परफेक्टली डिफाइन हो जाते हैं, फिर आपका एक स्टैंडर्ड नेटवर्क बन जाता है।
This model incorporates complex correlations among the hidden units to improve model fit. अच्छा, ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये कॉम्प्लेक्स कोरिलेशंस की बेसिस पे भी आउटपुट देता है। कोरिलेशन मतलब ये कहता है कि कंपनी की इन्वेंट्री का और कंपनी की कैश का आपस में इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, तो वो उसका रिलेशनशिप बना के उसको एक फैक्टर कर देता है। या वो कहते हैं कि कंपनी की सेल्स का और कंपनी के फिक्स एसेट्स का रिलेशनशिप है, तो उसको अलग से एक फैक्टर बना देते हैं। ठीक है, तो ये काम भी करते हैं कोरिलेशन की बेसिस पे। वेरेटो ने 1994, वेरेटो वाज अ पर्सन, अ रिसर्चर, 1994 में उसका जो भी पेपर पब्लिश हुआ, find that neural networks have about the same level of accuracy as to credit scoring models. तो वेरेटो ने कहा कि न्यूरल नेटवर्क्स और क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स का सेम लेवल है एक्यूरेसी का। पॉडिंग 1994 claims that neural networks outperform credit scoring. ठीक है, तो पॉडिंग ने कहा कि न्यूरल नेटवर्क्स आर बेटर, वेरेटो ने कहा they are the same. Related research can be found in Yang, Platt 1999, हॉली, जॉनसन एंड रेना। मतलब कह रहे हैं अगर आप इस न्यूरल नेटवर्क्स पे रिसर्चेस पढ़ना चाहते हो या अपनी नॉलेज में इंक्रीज करना चाहते हो कि और इसमें क्या क्या रिसर्चेस आई है, तो आप इनके पेपर्स पढ़ सकते हो, इन ऑथर्स को आप पढ़ सकते हो। ठीक है। A major disadvantage of neural networks is their lack of transparency. Okay, so there's lack of transparency. How? Because you don't know what is going on at the back of the hidden units. ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल कंप्यूटराइज। तो आप उसमें डाटा डालते हो, वो रिलेशनशिप्स बनाता है, उसको वेट्स असाइन करता है, वो उसको क्या कहते हैं चीजों को आपस में कनेक्ट करता है और आउटपुट देता है। सो यू डोंट नो कि इसने किसको किससे कनेक्ट किया है। ठीक है, या इसने रिलेशनशिप किस तरह बनाया है, किस बेस पे, या यू डोंट नो द ऑल द डिटेल्स बिकॉज इट्स अ सिस्टम। ठीक है, इट्स अ कोडिंग। सो यू डोंट नो कि इसके पीछे क्या रिलेशनशिप चला है। मतलब यू हैव एन आइडिया बट यू डोंट नो 100%। ठीक है। फिर है क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम। प्री आइडेंटिफाई सर्टेन की फैक्टर्स दैट डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। ये आपको कह रहे हैं आप पहले से आइडेंटिफाई कर लो वो और सारे के सारे फैक्टर्स जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मतलब कितना चांस है कि ये बंदा या ये कंपनी डिफॉल्ट करेगी एज अपोज टू रीपेमेंट। मतलब वो सर्टेन जो फैक्टर्स होते हैं जो आप प्री डिफाइन करते हो, वो इसलिए नहीं होते कि इस कंपनी या बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है पेमेंट करने की, वो इसलिए होते हैं कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है पेमेंट ना करने की। तो वो फैक्टर्स आप पहले डिफाइन कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर कैश बहुत कम हो तो वो डिफॉल्ट कर जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल कम हो तो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ऐसी चीजें आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हो। इनकम कंसिस्टेंट ना हो, इनकम रेगुलर ना हो, ठीक है, ये फैक्टर्स एंड कंबाइन और वेट देम इनटू अ क्वांटिटेटिव स्कोर। तो जितने भी फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि ये पेमेंट नहीं करेगा या डिफॉल्ट करेगा, उन सारे फैक्टर्स को आप कंबाइन करते हो और उनको वेट देते हो। ठीक है, और उससे एक स्कोर निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनल स्कोर आया है 2, तो मैं कहती हूँ कि अगर तो किसी का स्कोर 2 है तो मतलब इट विल नॉट डिफॉल्ट, किसी का स्कोर 2 से नीचे है तो इट इज डिफॉल्ट, इट विल डिफॉल्ट, किसी का 2 से ऊपर है तो मतलब इट विल नॉट डिफॉल्ट एट ऑल, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। तो इस तरह एक हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं। फिर हम कहते हैं इससे कम हो सो नो नो, इससे ऊपर हो तो फाइन। The score can be used as a classification system. It places a potential borrower into either a good or a bad group. ठीक है, based on a score and a cutoff point. Cutoff point मतलब जैसे मैंने कहा 2 is the cutoff point. इससे नीचे is the bad group, इससे ऊपर is the good group. तो इस तरह से होता है। Full reviews of the traditional approach to credit scoring and the various methodologies can be found in, ठीक है, आप इन को पढ़ सकते हैं, एल्टमैन और ये सॉन्डर्स इनको, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम्स दिए हैं। A good review of the worldwide application of credit scoring models can be found in Altman and Narayanan. कहते हैं अगर पूरी दुनिया में जो फॉलो हो रहे हैं क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल वो इन ऑथर्स के हैं, ठीक है, एल्टमैन और नारायणन के। तो आप इनको पढ़ें, इनके मॉडल्स जो है क्रेडिट स्कोरिंग से रिलेटेड पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं। For example, one of the oldest credit scoring model is the Altman Z model developed by Altman. एक बंदा था Altman जिसने ये Altman Z, Altman Z मॉडल इसने दिया था। इसने क्या किया था कि इसने इस मॉडल में कुछ फैक्टर्स डिफाइन किए थे। ठीक है, जैसे X1 इसने कहा था वर्किंग कैपिटल या टोटल एसेट्स रेशियो ये डाल दो। ठीक है, मतलब जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल कम होगा तो वो डिफॉल्ट करेगी, क्योंकि आपने वो फैक्टर्स बता रहे ना कि जो बताते हैं कि डिफॉल्ट करेगी, तो वो फैक्टर्स बता रहे कि वर्किंग कैपिटल कम हो तो डिफॉल्ट करेगी।
X2 इसने कहा रिटेन अर्निंग्स ये कम हो तो डिफॉल्ट होगा। X3 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये कम हो तो डिफॉल्ट होगा। अच्छा देखो इस सब कुछ से डिवाइड बाय टोटल एसेट रेशो किया। सो बेसिकली दीज आर रेशोज, ठीक है, दीज आर नॉट इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। X1 X2 X3 आर बेसिकली रेशोज, ठीक है। सो व्हाट इज X3 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय टोटल एसेट्स की रेशो, तो ये जिसकी कम होगी वो डिफॉल्ट करेगा। X4 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटीज, तो ये जिसकी कम हो डिफॉल्ट करेगा। और X5 सेल्स टू टोटल एसेट्स रेशो, ठीक है। आप देखो इन्होंने टोटल एसेट्स को ज्यादातर डिनोमिनेटर में रखा है, मतलब इन्होंने टोटल एसेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और इन्होंने वर्किंग कैपिटल रिटेन अर्निंग्स वगैरह को टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में उनका रेशो निकाला है, ठीक है। तो इसने इस तरह के 5 फैक्टर्स बताए और उनको साथ में वेट असाइन किया। X1 को 1.2 वेट दिया, X2 को 1.4 वेट दिया। इस तरह जब आप सारा डेटा डाल देते हो तो आपके पास एक फाइनल स्कोर आता है। Customers who have a Z score below a critical value in Altman's initial study 1.81, they would be classified as bad and the loan would be refused. तो इसने कहा कि 1.8 is the cut off point, Altman ने कहा था, उसकी पहली स्टडी आई, तो इसलिए 1.81 is the cut off point। तो जब आप इस इक्वेशन में डाटा डाल के फाइनल आंसर निकालोगे, तो अगर आंसर इज लेस देन 1.81 देन रिजेक्ट द एप्लीकेशन, अगर इससे ऊपर हो तो उस बंदे को लोन दे दो। The choice of the optimal cutoff credit score can incorporate changes in economic conditions, ठीक है। या आप वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप 1.81 ही कट ऑफ पॉइंट रखो, आप इकोनॉमिक कंडीशंस की बेसिस पे कट ऑफ पॉइंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना है, इकोनॉमी डाउन है, लोगों के बिजनेसेस नहीं चल रहे, तो ऐसे हालात में आप कट ऑफ पॉइंट 1.81 की जगह चेंज कर सकते हो, और जब इकोनॉमी का बूम हो तब आप उस कंडीशंस के मुताबिक 1.81 को चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए या बैंक्स के क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए ये एक अप्रोच आई थी जो बेसल 1 बेसल 2 है। ये बेसिकली स्वीडन में एक स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस अरेंज हुई थी जिसमें और मुल्कों के बैंक के लीडर्स आए थे और उन्होंने कहा था कि क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फिर उन लोगों ने कहा कि हमें बैंक्स के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रखनी चाहिए कि हर बैंक को इतना इतना कैपिटल मेंटेन करना है, तो फिर वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, यानी बैंक के पास बैकअप में पैसा पड़ा हो तो हम उसको मैंडेटरी कर देंगे। इसीलिए तो आप देखो ना स्टेट बैंक के पास जो हर बैंक पैसा रखवाता है डेली बेसिस पे जो वो चेक होता है, तो वो क्यों होता है, ताकि अगर बैंक के पास एकदम पैसे का लेवल गिरे तो बैकअप में रिजर्व में पैसा पड़ा हो, यानी बैंक सारे पैसे कारोबार में ना लगाए, कुछ पैसे बैक एंड पे रखे। क्योंकि अब अगर सारे पैसा लेके बैंक आगे लोगों को कर्जा दे देता है, लोग कर्जे वापस नहीं करते, जैसे आजकल लोगों की नौकरियां जा रही हैं, हालात खराब है कंपनीज के, तो मेरा जो पैसा रखा है मैंने बैंक पे, इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर मैं कल को कहूँ मुझे पैसे वापस करो, तो बैंक क्या कहेगा, मैंने तुम्हारे पैसे जिसको कर्जा दिया उसने वापस नहीं किया, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। इन चीजों से बचने के लिए फिर इन्होंने ये मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स लगाई थी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इतना पैसा रिजर्व में रखना है ताकि बैंक्स के एकदम से बहुत ज्यादा लॉस हो जैसे आजकल हो रहा है, तो बैक एंड में पैसा पड़ा हो, ठीक है। तो फिर इन्होंने कुछ रूल्स निकाले थे जो फिर बाकी मुल्कों ने भी अडॉप्ट किए थे। तो पहली जो मीटिंग थी वो बेसल 1 थी जिसमें रूल्स आए थे, और दूसरी बेसल 2 थी। सो एज यू नो बेसल 2 इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। इसमें बेसिकली 3 मेन चीजें डिस्कस हुई थी या अप्रूव हुई थी इस कॉन्फ्रेंस में। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एक तो इन्होंने कहा था कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होगी, हर बैंक को इतना इतना कैपिटल मेंटेन करना होगा, अपने पास भी और स्टेट बैंक के पास भी रखना होगा। क्यों? मार्केट रिस्क को डील करने के लिए, क्रेडिट रिस्क को डील करने के लिए एंड ऑपरेशनल रिस्क को डील करने के लिए। दूसरा इसका मेन पिलर था मार्केट डिसिप्लिन, ये भी हम देखते हैं। तीसरा इसका मेन पिलर था सुपरवाइजरी रिव्यू। Basel II agreement requires that banks should hold at least 8% capital for risk weighted asset। तो आपके जितने भी रिस्क वेटेड एसेट्स हैं जैसे लोन्स वगैरह, उसके लिए आपने कम से कम 8% कैपिटल होल्ड करना है। मतलब अगर मेरे जो रिस्क वेटेड एसेट्स है वो टोटल बनते हैं 1 करोड़ के, तो उसका 8% यानी 8 लाख रुपए मैंने रिजर्व में रखना है, ठीक है। तो 8 लाख रिजर्व में रखना है, बाकी 92 लाख मैं आगे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, इस तरह ये एक रिक्वायरमेंट है। द कैपिटल कैन बी ईदर टीयर 1 और टीयर 2। अच्छा, इन्होंने कहा था कि आप जो बैंक का जो कैपिटल है उसको 2 टीयर्स में या 2 लेयर्स में सेपरेट करो। एक लेयर में सारे करंट एसेट्स होंगे और एक लेयर में फिक्स एसेट्स होंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से
डिवाइड किया था कैपिटल। फिर इन्होंने कहा कि 8% टीयर 1 का रखना है कि टीयर 2 का। इन्होंने कहा आप किसी भी किस्म का कैपिटल रख सकते हो, मतलब इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है, लेकिन 8% आपने रिजर्व रखना है। Basel 2 provides the flexibility to either follow a standardized approach of assigning risk weights or to use an internal rating based model developed by bank itself. अब कौन से जो एसेट्स है वो रिस्क वेटेड एसेट्स है, या तो आप स्टैंडर्डाइज कोई एसेट्स उठा लो, स्टैंडर्डाइज मॉडल उठा लो और उसकी बेसिस पे रिस्क को कैटेगराइज करो या एसेट्स की कैटेगरीज बनाओ, और या आप अपना कोई बैंक का इंटरनल सिस्टम यूज करो और उससे एसेट्स को क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। The standardized approach solves a major problem of the original accord, the original Basel-Bailey differentiation. कहते हैं अगर आप स्टैंडर्डाइज मॉडल उठाते हो तो उससे एक मसला हल हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक जो बेसल था, जो रूल्स थे, उस उन्होंने डिफरेंट रिस्क को डिफरेंशिएट नहीं किया था कि ये मार्केट रिस्क है, ये क्रेडिट रिस्क है, मतलब उन्होंने सही तरह से डिफरेंशिएशन नहीं की। तो अगर आप बेसल को फॉलो करते हो तो आप रिस्क को सही डिफरेंशिएट नहीं कर सकोगे। अगर आप कोई स्टैंडर्डाइज मॉडल उठाते हो जिसमें रिस्क ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, जैसे अभी हमने एल्टमैन का पढ़ा, तो उसमें फिर आपको आसानी होगी। बैंक्स को, ये बैंक्स की बात हो रही है, आप मतलब बैंक। Under the Basel II standardized approach, an exposure is multiplied by a risk weighting to derive a risk-weighted asset. सिंपल स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या करते हैं कि जितना भी आपका एक्सपोजर है, मतलब जितना भी मेरा रिस्क है कि डिफॉल्ट होगा या मुझे लोन वापस नहीं मिलेगा, उस एक्सपोजर को, यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटी या जितना भी चांस है, उसको मल्टीप्लाई कर दो रिस्क वेटिंग से। अब आप उसको कितना वेटेज देते हो, कितना उस टाइप ऑफ रिस्क को आप कितना वेट देते हो। फॉर एग्जांपल क्रेडिट रिस्क को कितना वेट देते हो, मार्केट रिस्क को, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को आप वेट देते हो और उनको मल्टीप्लाई करके आप रिस्क वेटेड एसेट की वैल्यू निकालते हैं। The risk weight depends on the rating assigned by external rating assessment institution and the type of borrower. अब आपने कितना रिस्क वेट किसको देना है वो डिपेंड करता है कि जो आप स्टैंडर्डाइज मॉडल उठा रहे हो उन्होंने उसको कितना रिस्क असाइन किया है। तो अगर तो किसी ने फॉर एग्जांपल क्रेडिट